पिछली बार हमने हाइड्रोपोनिक्स की दिलचस्प दुनिया में कदम रखा था, है ना? बिल्कुल। समझा था कि कैसे बिना मिट्टी के भी पौधे उगाए जा सकते हैं। हाँ, सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है। हाँ, बिल्कुल लेकिन इसमें प्रिसिजन मतलब सटीकता बहुत मायने रखती है। सही कहा। और आज हम उसी सटीकता के सबसे अहम पहलू पर बात करने वाले हैं, हम्म। पोषक घोल यानी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। हम्म। कई लोग तो इसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम का जीवन रक्त कहते हैं। बिल्कुल सही, और वो है भी। तो आज समझेंगे कि ये जीवन रक्त इतना खास क्यों है और इसे सही कैसे बनाया जाए। यही तो है सफलता की चाबी, क्यों? बिल्कुल। देखिए, पोषक घोल की अहमियत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि जरा सोचिए, मिट्टी में उगने वाले पौधों को बहुत से पोषक तत्व वो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। हाँ, मिट्टी से ही। मिट्टी से ही। और मिट्टी एक तरह का बफर भी है, मतलब थोड़ी बहुत ऊंच नीच झेल लेती है। पर हाइड्रोपोनिक्स में पौधे के पास पोषण का सिर्फ एक ही सोर्स है, यही घोल। यही पानी का घोल। उनकी जरूरत का हर छोटा बड़ा तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब इसी से मिलना है। अगर ये घोल सही नहीं तो पौधे वो पनप ही नहीं सकते। पूरी सेहत, पूरी पैदावार सब इसी पर टिका है। बाप रे। तो फिर इस जीवन रक्त को बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? चलिए शुरू करते हैं उर्वरकों से, फर्टिलाइजर्स से। बाजार में वो तैयार वाले मिक्सचर भी तो आते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर। हाँ, आते हैं। तो क्या वो इस्तेमाल कर लें या फिर अलग-अलग लेकर खुद ही बनाएं? क्या बेहतर है? ये सवाल बहुत आम है, खासकर जो लोग नया नया शुरू कर रहे हैं। देखिए, तैयार मिक्सचर का फायदा है सुविधा। आपको अलग अलग चीजें नापनी तौलनी नहीं पड़ती। हाँ, बस घोला और डाल दिया। बिल्कुल, पैकेट खोला, निर्देश पढ़े और घोल लिया। शुरू करने के लिए शायद ठीक भी हो, पर इसका एक बड़ा नुकसान है। वो एक साइज सबको फिट वाला मामला है। हर जगह पानी की क्वालिटी अलग होती है, हर फसल की ज़रूरत थोड़ी अलग होती है, और पौधे की ग्रोथ स्टेज के हिसाब से भी ज़रूरतें बदलती हैं। तैयार मिक्सचर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचीलापन नहीं देते। अच्छा, तो मतलब खुद बनाने में ज्यादा कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। जब आप अलग अलग उर्वरकों से खुद बनाते हैं ना, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप अपने पानी की जांच के हिसाब से, अपनी फसल की ज़रूरत के हिसाब से हर तत्व की मात्रा एकदम सटीक रख सकते हैं। तो ज्यादातर प्रोफेशनल लोग खुद ही बनाते होंगे। हाँ, ज्यादातर गंभीर उत्पादक खुद ही मिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या? हमेशा ग्रीन हाउस ग्रेड उर्वरकों का ही इस्तेमाल करें। ग्रीन हाउस ग्रेड? ये क्या है? कुछ खास होता है इनमें? हाँ, बहुत खास। ये सामान्य खेती वाले उर्वरकों से अलग होते हैं और बहुत जरूरी है हाइड्रोपोनिक्स के लिए। क्यों? मतलब क्या फर्क है? वो ज्यादा शुद्ध होते हैं, प्योर। शुद्ध मतलब इनमें मिट्टी, धूल या कोई और ऐसी चीज जो पानी में घुले नहीं, वो ना के बराबर होती है। आम खेती वाले उर्वरकों में ये गंदगी हो सकती है। अच्छा। और वो गंदगी फिर आपके सिस्टम के पतले पाइप, पंप, ड्रिपर, इन सबको जाम कर सकती है। ओ, हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, पानी और पोषक तत्व पौधों तक पहुंचेंगे ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा नुकसान। सही बात है। दूसरी बात, ये पानी में पूरी तरह और आसानी से घुल जाते हैं। सॉल्युबल होते हैं। कुछ आम उर्वरक, जैसे वो खेती वाला कैल्शियम नाइट्रेट आता है ना, हाँ। उसे बोरियों में जमने से बचाने के लिए अक्सर एक चिपचिपी सी कोटिंग होती है उस पर। अच्छा। हाँ, वो कोटिंग पानी में घुलती नहीं, बल्कि घोल के ऊपर एक परत बना लेती है। अच्छा। टैंक गंदा करती है, सिस्टम गंदा करती है। इसके उलट जो ग्रीन हाउस ग्रेड वाला आता है, जैसे यारालीवा कैल्सिनेट है, वो एकदम साफ होता है, फट से घुल जाता है, कोई कचरा नहीं छोड़ता। तो शुद्धता और घुलनशीलता, ये दो मेन कारण है ग्रीन हाउस ग्रेड चुनने के। समझ गया। तो मतलब फर्टिलाइजर बढ़िया क्वालिटी का ग्रीन हाउस ग्रेड वाला लेना है। ये तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर पौधों को वो छोटे वाले तत्व भी तो चाहिए, आयरन, मैग्नीज, जिंक वगैरह। कम मात्रा में ये सही? हाँ, बिल्कुल चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? उनका क्या? मैंने चेलेट्स के बारे में सुना है कुछ। ये क्या चीज है? हाँ, चेलेट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, खासकर आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर के लिए चेलेट्स का इस्तेमाल लगभग अनिवार्य है। जरूरी ही समझिए। चेलेट मतलब क्या है ये? चेलेट एक तरह का, आप समझ लीजिए, सुरक्षा कवच है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो मिनरल आयन को कसकर पकड़ लेता है। पकड़ लेता है? क्यों? फायदा ये है कि ये उस मिनरल को घोल में अवेलेबल बनाए रखता है, मतलब पौधे के लेने लायक बनाए रखता है, भले ही घोल का पीएच थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, पीएच से फर्क पड़ता है? बहुत। होता क्या है कि अगर पीएच सही रेंज जैसे 5.5, 6.5 से बाहर जाता है, खासकर ऊपर की तरफ, तो कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अघुलनशील बन जाते हैं। मतलब वो घोल में से बाहर निकल जाते हैं,
प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे दूध फट जाता है ना, कुछ वैसा समझ लीजिए। आपने तो उन्हें डाला था, पर अब वो पौधे को मिल नहीं रहे। ओह, तो डालने का फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और पौधे में कमी के लक्षण दिखने लगेंगे। चेलेटेड फॉर्म में होने पर ये तत्व ज्यादा पीएच पर भी घोल में बने रहते हैं। आयरन के लिए कई तरह के चेलेट्स आते हैं, EDTA, DTPA, EDDH। इतने सारे। हाँ, ये अलग अलग पीएच रेंज में ज्यादा असरदार होते हैं। जैसे FEP स्प्रिंट 330 है, उसमें आयरन DTPA चेलेट के रूप में होता है। वो सामान्य हाइड्रोपोनिक पीएच रेंज में काफी स्टेबल रहता है। तो सही चेलेट चुनना जरूरी है, ताकि जो डाला है वो पौधे को मिले भी। ये बात हुई। तो शुद्ध घुलनशील उर्वरक और चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये सब घोले तो पानी में ही जाएंगे ना? हाँ, पानी में ही। तो पानी कैसा होना चाहिए? उसकी क्वालिटी भी जरूरी है या कोई भी साफ पानी चलेगा? पानी की क्वालिटी, इसे हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये आपके पोषक घोल का बेस है, आधार है। अच्छा। आपके नल का पानी, कुएं का या बोरवेल का, जिसे हम कच्चा पानी कहते हैं, उसमें पहले से ही कई मिनरल और लवण घुले हो सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, सोडियम, बाइकार्बोनेट्स, ये सब आम हैं। हमारे पीने के पानी में भी तो होते हैं ये सब। हाँ, होते हैं, पर अगर इनकी मात्रा हाइड्रोपोनिक्स के हिसाब से ज्यादा है तो ये आपके पूरे पोषक घोल का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। ओह, कैसे? मान लीजिए आपके पानी में पहले से ही काफी कैल्शियम है और आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से और कैल्शियम डाल रहे हैं, तो घोल में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा, जो शायद पौधों के लिए टॉक्सिक हो या किसी दूसरे तत्व जैसे मैग्नीशियम या पोटेशियम को लेने में रुकावट डालें। अरे, तो क्या करें? इसीलिए सबसे पहला काम है अपने पानी का लैब टेस्ट करवाना, पानी की जांच। लैब टेस्ट? पानी की जांच भी करवानी पड़ेगी? हाँ, बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा कि आपके पानी में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पहले से मौजूद है। फिर जब आप अपना पोषक घोल का फॉर्मूला बनाएंगे तो पानी में पहले से मौजूद मात्रा को उसमें से घटा देंगे। अच्छा, मतलब अगर पानी में 30 ppm कैल्शियम है और हमें 200 चाहिए, तो आप उर्वरक से सिर्फ 200 - 30 = 170 ppm कैल्शियम ही डालेंगे। ओके। और मान लीजिए पानी में 20 ppm मैग्नीशियम है और आपको 40 चाहिए, तो आप उर्वरक से सिर्फ 40 - 20 ppm मैग्नीशियम डालेंगे। अगर बिना जांच के पूरा 200 कैल्शियम और 40 मैग्नीशियम डाल दिया तो असल में घोल में 230 कैल्शियम और 60 मैग्नीशियम हो जाएगा। गड़बड़। हाँ। तो पानी की जांच से पैसे भी बचेंगे और पौधे भी ठीक रहेंगे। बिल्कुल, समस्याओं से बचाव होगा। ठीक है, ये एकदम साफ हो गया। शुद्ध उर्वरक, चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जांचा हुआ पानी, ये तो हुई सामग्री। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे लोग अक्सर थोड़ा घबराते हैं। हाँ, कैलकुलेशन। हाँ, पोषक घोल बनाने का तरीका, फॉर्मुलेशन और गणना, ये ppm, ppm, मिलीग्राम प्रति लीटर, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, इसे हवा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ। एक बार आप इसका लॉजिक समझ लें तो ये काफी आसान है। अच्छा, समझाएं जरा। ये ppm क्या था फिर से? पार्ट्स पर मिलियन? हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ापन नापने की यूनिट है। हाइड्रोपोनिक्स में इसे सीधा सीधा मिलीग्राम्स प्रति लीटर मान लेते हैं। मिलीग्राम प्रति लीटर, ओके। यानी 1 लीटर पानी में किसी तत्व के कितने मिलीग्राम्स घुले हैं। जैसे 150 ppm नाइट्रोजन का मतलब है 1 लीटर घोल में 150 मिलीग्राम नाइट्रोजन। बस। ठीक है, पर ये गणना करनी क्यों है? अंदाजे से नहीं डाल सकते? अंदाजे से नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि हर पौधे को हर तत्व की एक खास मात्रा चाहिए होती है, न कम न ज्यादा। हमें पक्का करना है कि घोल में हर तत्व ठीक उतनी ही मात्रा में ppm में हो जितनी पौधे को चाहिए। ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी मतलब जहर जैसा असर, कम हुआ तो डेफिशिएंसी मतलब कमी के लक्षण, दोनों ही खराब है। तो एकदम नाप तोल के डालना है? बिल्कुल। और गणना का आधार क्या है? हर उर्वरक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक नमक होता है। उसमें किसी खास तत्व का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, उसमें करीब 15.5% नाइट्रोजन N और 19% कैल्शियम Ca होता है। अच्छा। हमें ये पता लगाना होता है कि किसी तत्व की निश्चित ppm मात्रा पाने के लिए, जैसे 200 ppm कैल्शियम चाहिए, तो हमें उस उर्वरक का कितना वजन ग्राम या मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलना पड़ेगा। मतलब वजन से पता लगाना है कि कितना ppm मिलेगा। हाँ, या उल्टा,
कि कितना ppm चाहिए तो कितना वजन घोलें। इसके लिए फॉर्मूला होते हैं, कन्वर्जन फैक्टर होते हैं। किताबें या ऑनलाइन कैलकुलेटर इसमें मदद करते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए आपको 200 ppm कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट से, जिसमें 19% कैल्शियम है। तो गणना बताएगी कि आपको 1 लीटर पानी में करीब 1.05 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट घोलना होगा। अब जब आपने 1.05 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डाला तो आपको 200 ppm कैल्शियम तो मिल गया, पर साथ में कुछ नाइट्रोजन भी मिल गया, क्योंकि उसमें 15.5% नाइट्रोजन भी था। हाँ, वो भी तो था। तो फिर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की कुल जरूरत कितनी है और इस कैल्शियम नाइट्रेट से कितनी मिल गए और बाकी कितनी बची। वो बची हुई नाइट्रोजन फिर आप किसी दूसरे उर्वरक से देंगे, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट से। फिर देखेंगे उससे पोटेशियम कितना मिला, और ऐसे करते करते आप सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पूरी करते हैं। अच्छा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरा। हाँ बिल्कुल, एक पूरी रेसिपी बनती है। मोटे तौर पर 4 स्टेप सोच सकते हैं। 1, एक मेन तत्व से शुरू करो, उसके लिए उर्वरक की मात्रा निकालो। 2, देखो उस उर्वरक से दूसरे कौन से तत्व मिले। 3, बाकी तत्वों की बची जरूरत देखो। 4, किसी और उर्वरक से उसे पूरा करो और फिर देखो उससे क्या क्या मिला। और ये तब तक करो जब तक सब तत्वों की सही मात्रा पूरी ना हो जाए। सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा है। हाँ, पहली बार में लग सकता है, पर आजकल सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट्स हैं जो ये काम चुटकियों में कर देते हैं। आपको बस अपनी ज़रूरत, टारगेट ppm डालनी होती है। चलो, ये अच्छी बात है। अब एक और चीज जो मैंने देखी है, खासकर बड़े सिस्टम्स में, लोग एक घोल नहीं बनाते बल्कि 2 अलग-अलग स्टॉक घोल बनाते हैं, टैंक ए और टैंक बी। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है, खासकर जब आप कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़े स्टॉक घोल बनाते हैं। गाढ़े घोल? हाँ, प्रोफेशनल सेटअप में ना अक्सर 50x, 100x या 200x कॉन्सेंट्रेशन वाले स्टॉक घोल तैयार किए जाते हैं। मतलब जो फाइनल घोल पौधे को देना है उससे 100 गुना ज्यादा गाढ़े हैं। 100 गुना? हाँ, फिर इन्हें फर्टिलाइजर इंजेक्टर या डोजिंग सिस्टम के साथ यूज करते हैं। ये मशीनें इन गाढ़े घोलों को सही अनुपात में, जैसे 1 हिस्सा घोल 99 हिस्से पानी, ताजे पानी के साथ मिला के फाइनल पतला घोल बनाती हैं और पौधों तक भेजती हैं। सब ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक। पर 2 टैंक क्यों? ए और बी एक में ही क्यों नहीं सब मिला देते? हाँ, ये सवाल जरूरी है। इसकी सीधी सी वजह है केमिकल रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन को रोकना। प्रेसिपिटेशन? जी, मतलब वो जमने वाली बात। बिल्कुल। कुछ उर्वरक जब बहुत गाढ़े घोल में एक साथ मिलते हैं तो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और अघुलनशील मतलब नॉन सोल्यूबल ठोस कण बना लेते हैं, जो टैंक में नीचे बैठ जाते हैं। कौन से वाले? सबसे बदनाम जोड़ी है कैल्शियम की फॉस्फेट और सल्फेट के साथ। कैल्शियम प्लस फॉस्फेट सल्फेट। हाँ, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट, जो कैल्शियम का मेन सोर्स है, और मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, जो फास्फोरस और पोटेशियम देता है, या मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम और सल्फर देता है, इनको एक ही गाढ़े स्टॉक टैंक में मिला देंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ये पानी में घुलते नहीं, पत्थर जैसे कण बन जाते हैं। अरे, तो फिर तो घोल में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर सब कम हो जाएगा। बिल्कुल, डाला तो था पर वो रहा ही नहीं घोल में, और ये कण ड्रिपर और फिल्टर को भी जाम कर सकते हैं। डबल नुकसान। तो ए और बी में अलग अलग क्या रखते हैं? नियम यह है कि कैल्शियम वाले उर्वरक, खासकर कैल्शियम नाइट्रेट और आयरन चेलेट, इनको एक टैंक में रखते हैं। मान लीजिए टैंक ए में। ओके, ए में कैल्शियम और आयरन। हाँ, और फॉस्फेट वाले, सल्फेट वाले और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको दूसरे टैंक में, टैंक बी में। अच्छा, फॉस्फेट, सल्फेट, बाकी सब बी में। हाँ, जब इंजेक्टर इन दोनों टैंकों से घोल खींचकर पानी की मेन लाइन में मिलाते हैं, तब वो इतने पतले हो जाते हैं कि रिएक्शन का खतरा नहीं रहता, वो घुलनशील बने रहते हैं। यू ही ना बात। तो ए बी टैंक का ये राज है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, और स्टॉक घोल बनाते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि हर उर्वरक की पानी में घुलने की एक लिमिट होती है, सॉल्युबिलिटी लिमिट। उससे ज्यादा नहीं घोल सकते, वरना वो वैसे भी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, मान लिया हमने बढ़िया सामग्री ली, सही गणना की, ए बी टैंक भी बना लिए, अब घोल तैयार। क्या अब काम खत्म? क्या ये घोल हमेशा ऐसा ही रहेगा? काश ऐसा होता तो जिंदगी आसान हो जाती। हाँ। पर नहीं, पोषक घोल एक डायनामिक चीज है, बदलती रहती है। जैसे ही पौधे उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो बदलना शुरू हो जाता है। क्यों बदलता है? कई कारण हैं।
पहला और सबसे मेन है डिफरेंशियल अपटेक। डिफरेंशियल अपटेक मतलब पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से हर तत्व को अलग अलग मात्रा में और अलग अलग स्पीड से सोखते हैं। हो सकता है वो पोटेशियम ज्यादा ले रहे हों और कैल्शियम कम, या नाइट्रोजन ज्यादा और फास्फोरस कम। अच्छा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि फसल कौन सी है। पत्ते वाली सब्जी की जरूरत फल वाले पौधे से अलग होगी। पौधा किस स्टेज पर है, बढ़वार के टाइम जरूरतें अलग, फल लगने पर अलग। और मौसम कैसा है, तापमान, नमी, रोशनी, ये सब भी अब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो पौधे अपनी मर्जी से चुन चुन के लेते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा बड़ा कारण है पानी और लवणों, सॉल्ट्स के सोखने की दर में अंतर। अक्सर, खासकर जब गर्मी हो, सूखा हो, रोशनी तेज हो, तो पौधे ट्रांसपिरेशन से पानी ज्यादा उड़ाते हैं। हाँ, पानी तो ज्यादा पीते हैं गर्मी में। तो वो जड़ों से पानी ज्यादा खींचते हैं, लेकिन उतने ही अनुपात में पोषक तत्व यानी लवण नहीं लेते। नतीजा, टैंक में बचा हुआ घोल धीरे धीरे ज्यादा गाढ़ा होता जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, घोल गाढ़ा हो जाता है। हाँ, ये ज्यादा कॉमन है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, पर गाढ़ा होना आम है। और तीसरा, जब पौधे आयन लेते हैं तो घोल का पीएच भी बदलता रहता है। पीएच भी? हाँ, कुछ तत्व लेने से घोल एसिडिक होता है, कुछ लेने से अल्कलाइन। तो कुल मिलाकर आपका ताजा बना घोल कुछ ही घंटों या दिनों में काफी बदल सकता है। अरे बाप रे, अगर ये इतनी तेजी से बदल रहा है तब तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी लगातार। बिल्कुल, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो कैसे करें मॉनिटर? सबसे आम तरीका क्या है? मैंने वो ईसी मीटर का नाम बहुत सुना है। ये ईसी क्या भला है आखिर? ईसी, हाँ, ये हाइड्रोपोनिक्स वाले का सबसे अच्छा दोस्त है। ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हिंदी में कहें तो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, बिजली? हाँ, देखिए, एकदम शुद्ध पानी जो होता है ना, वो बिजली का बहुत खराब कंडक्टर होता है, करंट पास नहीं होता आसानी से। लेकिन जैसे ही हम उसमें नमक मतलब उर्वरक घोलते हैं, वो आयनों में टूट जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये आयन पानी को बिजली का कंडक्टर बना देते हैं। अच्छा, जितने ज्यादा आयन होंगे, यानी जितने ज्यादा लवण घुले होंगे, घोल उतनी ही आसानी से बिजली को कंडक्ट करेगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ईसी मीटर बस यही नापता है कि घोल में करंट कितना चल रहा है? हाँ, बिल्कुल, वो बस यही मापता है कि घोल बिजली को कितनी आसानी से पास होने दे रहा है। इससे हमें सीधे सीधे घोल में कुल कितने लवण, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, TDS, घुले हैं, उसका एक बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाता है। सरल भाषा में कहें तो ईसी हमें बताता है कि हमारा घोल कितना मजबूत है, मतलब कितना गाढ़ा है, ये कितना कमजोर है, मतलब कितना पतला है। ओके, तो ये घोल की ताकत बताता है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए मेरे पास ईसी मीटर है, मैंने रीडिंग ली, अब उस नंबर का क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। ईसी का असली फायदा है इसे रोजाना नापना और उस रीडिंग के आधार पर एक्शन लेना। एक्शन? कैसा एक्शन? आपको अपनी फसल और उसकी ग्रोथ स्टेज के लिए एक टारगेट ईसी रेंज पता होनी चाहिए। मतलब ईसी कितना होना चाहिए, ये जानकारी बीज कंपनी या एक्सपर्ट से मिल जाती है। जैसे टमाटर के लिए शायद टारगेट 2.0 से 2.5 MSCM हो, मिनी साइमंस प्रति सेंटीमीटर, ये ईसी की यूनिट है। या जैसे रॉकवूल स्लैब को शुरू में भिगोने के लिए शायद 2.5 से 3.0 ईसी का घोल यूज करें। ठीक है, तो एक टारगेट सेट कर लिया, फिर आप रोज हो सके तो दिन में 2-3 बार अपने सिस्टम के पानी का ईसी नापें। जो पानी घूम रहा है उसका, और अगर ड्रेनेज है तो उसका भी। फिर इस रीडिंग को अपने टारगेट से मिलाएं। मिला लिया। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो ईसी टारगेट से ज्यादा होगा या कम। अगर ईसी ज्यादा है, मतलब घोल गाढ़ा हो गया है, पौधे पानी ज्यादा पी रहे हैं, लवण कम, तो आपको सिस्टम में थोड़ा सादा पानी मिलाना है। अच्छा, सिर्फ पानी? हाँ, सिर्फ सादा पानी, ताकि ईसी कम होकर वापस टारगेट रेंज में आ जाए। और अगर ईसी टारगेट से कम है, मतलब घोल पतला हो गया है, पौधे लवण ज्यादा ले रहे हैं पानी के मुकाबले, तो आपको थोड़ा और स्टॉक घोल मिलाना है। स्टॉक घोल मतलब वो ए और बी वाले? हाँ, टैंक ए और बी दोनों से बराबर अनुपात में, ताकि ईसी बढ़कर वापस टारगेट रेंज में आ जाए। वाह, तो ईसी मीटर सीधा सीधा बताता है कि पानी डालना है या खाद डालनी है। बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है।
ये आपको बताता है कि घोल को बैलेंस में रखने के लिए क्या करना है ये तो बहुत ही काम का टूल है फिर। है ना? और इसी के साथ एक और चीज जरूरी है, घोल का लेवल मेंटेन करना। पौधे पानी पीते हैं तो टैंक में लेवल कम होता है, हाँ, वो तो हो गई। तो आपको रोज उसमें उतना सादा पानी मिलाना है जितना कम हुआ है। इसे टॉप अप करना कहते हैं, ताकि टैंक कभी खाली ना हो। इसी एडजस्टमेंट आमतौर पर ये टॉप अप करने के बाद करते हैं। समझ गया। टॉप अप करो, फिर ईसी चेक करो, फिर जरूरत के हिसाब से पानी या स्टॉक घोल मिलाओ। बिल्कुल सही। वाह, तो अगर मैं आज की पूरी बात को समेटूं तो पोषक घोल बनाते समय एकदम सटीक हिसाब किताब जरूरी है। ग्रीन हाउस ग्रेड वाले बढ़िया उर्वरक और चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने हैं। पानी की जांच करवानी ही करवानी है। एबी टैंक इसलिए हैं ताकि खाद जम ना जाए, और घोल बनने के बाद ईसी मीटर से रोज दोस्ती रखनी है। उसी से पता चलेगा कि कब क्या एडजस्ट करना है। वाकई ये हाइड्रोपोनिक्स का जीवन रक्त है, जिसे लगातार संभालना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये सब कुछ बैलेंस का खेल है। सही चीजें सही मात्रा में सही समय पर। ये लगातार चलने वाला काम है। बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ताकि हमारे पौधे बिना किसी टेंशन के बढ़ते रहें। मेहनत तो है, पर नतीजा भी तो मिलता है, बढ़िया सेहतमंद फसल। पोषक घोल की इस गहरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सुनने वाले उत्पादकों के लिए यकीनन बहुत काम की होगी। मुझे खुशी है कि मैं कुछ मदद कर पाई। अगली कड़ी में हम हाइड्रोपोनिक्स के एक और अहम हिस्से पर ध्यान देंगे, वो चीज जो पौधों की जड़ों को सहारा देती है, मतलब ग्रोइंग मीडियम। बजरी है, रेत है, रॉकवूल, कोकोकॉयर। जानेंगे कि इनमें से कौन सा, कब और क्यों चुनना चाहिए। हाँ, वो भी एक जरूरी विषय है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। आज हम ईसी मीटर, पीएच मीटर से नाप चोक करते हैं, खुद एडजस्ट करते हैं। क्या वो दिन दूर है जब स्मार्ट सेंसर और एआई पौधों की जरूरत को रियल टाइम में समझेंगे और बिना हमारे कुछ किए पोषक घोल को हर पल अपने आप बैलेंस करते रहेंगे? सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रही है। हाँ, कहाँ तक जाएगी ये टेक्नोलॉजी, ये सोचना भी बड़ा रोमांचक है।